अस्सलाम वालेकुम। तो गाइडन एंड हॉल के यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 30 के पार्ट 2 की वीडियो लेकर हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसिड बेस और बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से बात की थी। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे और हम आपको रेगुलेशन के हवाले से कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्लाइड है, उसके अंदर वो बता रहा है डिफेंडिंग अगेंस्ट चेंज इन एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन बफर लंग्स एंड किडनीज। तो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किडनीज रोल प्ले नहीं करती, बल्कि उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें बफर सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, लंग्स की ज़रूरत भी पड़ती है और किडनीज की तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, आइए चलते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम। ठीक है, केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करता है किसके अगेंस्ट, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन के चेंज के अगेंस्ट। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से क्या मुराद है कि सबसे पहले एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में जो चीज़ रोल प्ले करेगी वो केमिकल एसिड बेस बफर है। डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, और ये कंबाइन विद एसिड और बेस टू प्रिवेंट एक्सेसिव चेंज इन एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर एसिड और बेस का रोल होगा, वही एसिड और बेस जो होते हैं वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, वो क्या होता है, उसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी। अच्छा, आगे वो लिख रहा है दी बफर सिस्टम ऑफ बॉडी फ्लूइड रिएक्ट विद इन सेकेंड टू मिनिमाइज दीज चेंजेस। ये जो बफर सिस्टम है ये विद इन सेकेंड रिएक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले इसने रिएक्ट करना है और बड़ी क्विकली रिएक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ तो विद इन सेकेंड इसने रिस्पॉन्स देना है और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो थोड़ी सी बात हम इसके हवाले से कर लेते हैं, ये कैसे मेंटेन करता है। अगर तो लेट्स सपोज एच पॉजिटिव आयन आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये क्या करते हैं, इस सिस्टम के अंदर बेस मौजूद होती है, वो एच पॉजिटिव आयन को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, होल्ड कर लेती है, उनको सिस्टम से थोड़ी देर के लिए निकाल लेती है। ठीक है, लेकिन लेकिन वो एसिड और बेस उसी सिस्टम के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो एच पॉजिटिव आयन्स उस सिस्टम के अंदर तो रहेंगे, लेकिन उनकी उनकी जो है ना केमिकल शेप चेंज हो चुकी है। ठीक है, पहले वो एच पॉजिटिव आयन की शक्ल के अंदर थे, फिर वो बेस ने कैप्चर कर लिए, तो अब वो बेस के पास है। यानी कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बफर सिस्टम डू नॉट एलिमिनेट एच पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम और ऐड देम टू बॉडी। ठीक है, तो ना ही ये सिस्टम ऐड कर रहा होता है एच पॉजिटिव आयन को, ना ही ये रिमूव कर रहा होता है, बल्कि ये सिस्टम सिर्फ उनको होल्ड कर रहा होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ताकि जो दूसरे सिस्टम्स हैं जिसके अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर और किडनीज हैं वो रोल प्ले करें और वो एलिमिनेट करें। ठीक है, तो एलिमिनेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे जेन में रिस्पायरेटरी सिस्टम और किडनीज आनी चाहिए, जबकि केमिकल एसिड बेस बफर एलिमिनेशन या एडिशन नहीं करता। ठीक है, आज बोल रहे हैं वो उसी को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, वी विल टॉक लेटर। अच्छा, अगला है हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर क्या होता है, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि केमिकल बफर के बाद रिस्पायरेटरी सेंटर रिएक्ट करता है। ठीक है, वो चार्ज संभालता है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, तो वो रोल प्ले करेगा। अब वो कैसे रोल प्ले करेगा, विच रेगुलेट द रिमूवल ऑफ H2O एंड देयरफॉर H2CO3। अच्छा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि पीएच से मुराद ये है एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और फिर मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड से मुराद ये है कि आपकी पीएच कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3 के अंदर एक प्रपोर्शन है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 ये एक ही बात है। ठीक है, तो हम सबको पता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, CO2 जो है वो एक्सहेल की जाती है, तो क्या होगा, पीएच को बढ़ाएगा। ठीक है, पीएच को कैसे बढ़ाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने का क्या मतलब है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई सिस्टम के अंदर, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सिस्टम के अंदर कम हुई। तो एच पॉजिटिव आयन की सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर पीएच हाई चलेगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, एक्ट विद इन अ फ्यू सेकंड टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड देयरफॉर H2CO3 फ्रॉम द बॉडी। तो ये फ्यू मिनट लग जाते हैं इसको रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, ये बात होगी। आगे है जी किडनीज। किडनीज जो सी हमारे पास होती हैं, इट इज़ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है ये। ठीक है, सबसे लेट ऑपरेट करता है लेकिन सबसे एफिशिएंट होता है। ये सिस्टम की खास बात ये है कि कैन एक्सक्रीट इधर एसिड और अल्कलाइन यूरिन। तो यूरिन के जरिए ये मेंटेन करती है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच जो सी होती है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है यूरिन के अंदर। ठीक है, तो क्यों होती है वो मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाके पढ़ेंगे।
कि यूरन उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब की हमें पीएच को मेंटेन करने की ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है, तो किडनीज एसिडिक यूरन निकाल सकती हैं ताकि इन्वायरमेंट को बेसिक किया जा सके, और बेसिक यूरन निकाल सकती हैं ताकि इन्वायरमेंट को एसिडिक किया जा सके। ठीक है जी। मोर स्लोली रिस्पॉन्डिंग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, द किडनी कैन एलिमिनेट एक्सेस एसिड और बेस फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, although the kidney are relatively slow to respond compared with the other defense system over a period of hours to several days, यानी कि घंटे और दिनों तक इसको काम स्टार्ट करने में लग जाते हैं, लेकिन ये मोस्ट मोस्ट पावरफुल सिस्टम है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल सिस्टम है। अब देखें, एक खास बात आप लोगों को बताता चलूँ, केमिकल एसिड बेस बफर के हवाले से आप लोग देखें, उसने ना सिस्टम के अंदर एच पॉजिटिव आयन को ऐड किया, ना एच पॉजिटिव आयन को रिमूव किया। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, यानी कि वो क्या कर रहा है, एसिड को रिमूव कर रहा है, बेस को ऐड कर रहा है। ठीक है, बेस को डायरेक्टली नहीं ऐड कर रहा, ठीक है, इनडायरेक्टली ऐड कर रहा है। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, किडनीज जो सी हैं वो दोनों तरफा रोल अदा कर रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो मोस्ट पावरफुल हैं, यानी कि एसिड को भी ऐड कर सकती हैं सिस्टम के अंदर और बेस को भी ऐड कर सकती हैं सिस्टम के अंदर। इन सब की डिटेल जो है वो हम अगेन आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे है हमारे पास बफरिंग ऑफ एच पॉजिटिव इन द बॉडी फ्लूइड। तो अब हम बात करने लगे हैं बफर की। ठीक है, पहले सिस्टम की, जो पहला सिस्टम है हमारे पास, उसके हवाले से हम बात करने लगे हैं। ठीक है, वो था बफर सिस्टम। ठीक है, बफर क्या होता है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बफर ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है, ऐसी केमिस्ट्री के अंदर ऐसी सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनके पास एबिलिटी होती है, एच पॉजिटिव आयन को कैप्चर भी करने की और रिलीज भी करने की। वाओ, अमेजिंग। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, बफर्स क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयंस को अपने साथ जोड़ भी लेते हैं। ठीक है, और वक्त आने पर ये अपने आप से इनको जुदा भी कर सकते हैं। इट्स सो अमेजिंग। एनीवेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ बफर्स। दो किस्म के बफर्स होते हैं। कौन कौन से जनाब? एसिडिक और बेसिक। एसिडिक और बेसिक। तो आइए देखते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर इस तरह का बफर होता है जो, मतलब क्या, मेरे पास एक सब्सटेंस है, इसको मैं कहता हूँ ये बफर है, इसको मैं अगर सोल्यूशन बनाता हूँ इस चीज़ का, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, उसकी पीएच एसिडिक होगी। ठीक है, उसकी पीएच क्या होगी? एसिडिक। तो ये अब बनता कैसे है? इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए देखते हैं। हमें चाहिए वीक एसिड चाहिए, और साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले तो आप लोग ये समझें कि साल्ट कैसे बनता है। ठीक है, साल्ट बनता है दो चीज़ों से, एसिड और बेस को मिलाएं तो साल्ट बन जाता है। ठीक है, अब साल्ट को बनाने के लिए एसिड और बेस चाहिए, तो किस तरह का एसिड और किस तरह की बेस चाहिए, तो वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि वीक एसिड चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। इनसे जो साल्ट बनेगा उसको हम लोगों ने मिक्स कर देना है वीक एसिड के साथ। ठीक है, वीक एसिड के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? एसिडिक बफर मिल जाएगा। तो ये बात होगी हमारे पास। अब साल्ट बनाने के लिए मैंने आपसे कहा वीक एसिड चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो मेरे भाई को वीक एसिड जो है वो हमें कोई मुख्तलिफ नहीं चाहिए, हमें वही वीक एसिड चाहिए जिसकी मिकदार में हमने साल्ट को मिक्स करना है। ठीक है, जिसके अंदर हमने साल्ट को मिक्स करना है, तो यही वीक एसिड हमारा काम दे जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, वीक एसिड हमारे पास है एक्सेस अमाउंट के अंदर। लेट्स सपोज कोई भी एसिड है वो वीक है, दूसरी तरफ हम लोगों ने ऐड कर दिया उसके अंदर कम मिकदार में बेस को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जब हमने बेस को डाला तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। अब ये साल्ट कब तक बनता रहेगा? जब तक हमारे पास बेस है। एक टाइम आएगा बेस खत्म हो जाएगी, तब भी सिस्टम के अंदर क्या मौजूद रहेगा? वीक एसिड मौजूद रहेगा। तो जब वो वीक एसिड मौजूद रहेगा और दूसरी तरफ वो साल्ट होगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि मिलकर बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो दिस सिस्टम इज नोन एज एसिडिक बफर। ओके, गॉट माई पॉइंट, दैट्स ऑल। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हमें पता चलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे मिलेगी हमें? तो मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस लेनी हो तो ग्रुप 1 2 के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ले लें। ठीक है, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ले लें, वो तमाम के तमाम क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इधर वीक एसिड हम लोगों ने लिए हुए हैं 3, H2CO3, H3PO4, HCOOH। ठीक है, इनको हम लोगों ने मिला दिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास कौन कौन सी हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास है NaOH,
ठीक है, फिर NaOH और फिर KOH, इनको हमने मिक्स कर दिया इन 3 वीक एसिड्स के साथ, तो हमारे पास ये साल्ट बन चुके हैं। NaHCO3 इज अ साल्ट, NaHPO4 इज अ साल्ट, HCOOK इज आल्सो ए साल्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस एसिड के साथ मिक्स कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर बन जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास एसिडिक बफर। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अगर आप लोगों को एसिडिक बफर की समझ आ चुकी है तो बेसिक बफर बताना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो वीक बेस चाहिए होगी हमें, और साल्ट चाहिए होगा। कैसा साल्ट चाहिए होगा, अगेन वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वही वाली कहानी है सारी। अब आप देखें कि एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वीक बेस ली हुई है, उसको हम लोगों ने मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, हमें साल्ट मिल गया। अब इस साल्ट को हम लोगों ने मिक्स कर देना है इस वीक बेस के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेसिक बफर मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल के अंदर वीक बेस हमने ली हुई है NH4OH। ठीक है, उसी के साथ NH3 और स्ट्रॉन्ग एसिड ICl, इनको मिक्स करें तो साल्ट बन जाता है NH4Cl। ठीक है, तो ये है जी बेसिक बफर। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के काफ़ी रिएक्शन हो सकते हैं। अगेन वही पिछले लेक्चर वाली बात है कि हम लोगों ने वही चीज़ें देखनी है जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक होंगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के मुताबिक होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हमारे पास इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस किस चीज़ की इम्पोर्टेंस, जाहिर है बफर पढ़ रहे हैं तो बफर की इम्पोर्टेंस होगी। तो बफर की इम्पोर्टेंस क्या है मेरे भाई, बफर की इम्पोर्टेंस ये है कि हम H+1 की कंसनट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो H+1 की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि बॉडी के अंदर 80 मिली इक्वलेंट हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ईच डे, या हम उनको इंजेस्ट करते हैं या हम उनको खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 80 मिली इक्वलेंट। जबकि जबकि H+1 की नॉर्मल कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर कितनी होती है, यस प्लीज़, 0.00004 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, तो इतनी कम H+1 की कंसनट्रेशन और इतनी ज़्यादा इंजेक्शन या प्रोडक्शन, तो जनाब मसला ख़राब हो जाएगा। इसी मसले को हल करने के लिए हम लोग बफर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ H+1 कंसनट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। हम लोग देखने लगे हैं बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बफर सिस्टम होते हैं, उनमें से एक होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। हम आगे जाके फॉस्फेट बफर सिस्टम भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के अंदर अगेन बफर के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, साल्ट, ठीक है, एसिड या बेस। तो इधर है हमारे पास अ वीक एसिड हमें दिया हुआ है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक वीक बे एसिड होता है। ठीक है, और एक साल्ट होता है। ठीक है, वीक एसिड होता है तो कौन सा ये बफर है, यस प्लीज, इट्स अ एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर। और ये साल्ट है हमारे पास NaHCO3, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों के सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, हमें ये मिलती कैसे हैं, पहले हम देखने लगे हैं H2CO3 हमें कैसे मिलता है, फिर हम देखेंगे NaHCO3 कैसे मिलता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखने लगे हैं सोर्स ऑफ H2CO3। ठीक है, H2CO3 कैसे मिलता है हमें, तो H2CO3 is formed in the body by the reaction of carbon dioxide with water. Oh my god, how beautiful physiology is। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन H2CO3 के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप देखें वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब मैं आपको वो समझाने लगा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है, H2CO3 बनता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के अंदर किस सूरत में रहती है, H2CO3 की शक्ल में रहती है। अब एक बात, दूसरी बात, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इज इट्स इम्पोर्टेंट इनफ, यस इट्स इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि H2O प्लस CO2 का रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्लो, क्या होता है, स्लो। लेकिन इस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से इस रिएक्शन को 4 चांद लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, 4 चांद, स्पीड अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो मिलियन टाइम स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन, अदरवाइज ये रिएक्शन बहुत स्लो हो, हमें यील्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे देखते हैं, दिस एंजाइम इज स्पेशली अबंडेंट इन द वॉल ऑफ लंग्स एल्विलाई। ठीक है, एंड
एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा H2CO3 चाहिए होगा वहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, किसकी, इस एंजाइम की, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। तो दो जगह कौन सी हैं खास तौर पे, लंग्स के एल्विलाई के अंदर और रेनल ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये H2CO3 जब डिसोसिएट होता है, जाहिर है एसिड है तो डिसोसिएट हो गया, हमें क्या देगा, H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस देगा, साथ में वो हमें HCO3 नेगेटिव आयंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। ये वीक एसिड है, ये बात भी आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है। अब आते हैं हम लोग सोर्स ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट के ऊपर, ठीक है, बाइकार्बोनेट साल्ट के ऊपर आते हैं, HCO3 नेगेटिव यानी कि। अच्छा, तो HCO3 नेगेटिव हमें कैसे मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ पाई जाती है वाफर मिकदार में, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये जब आयनाइज होता है तो हमें एक सोडियम आयन देता है और HCO3 नेगेटिव देता है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि जनाब आपने तो पीछे हमें दिखाया है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो H2CO3 जो सा है वो भी तो डिसोसिएट होके HCO3 नेगेटिव बना रहा है। हाँ वो बना रहा है, लेकिन हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर देखना है कि सोर्स, जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, ठीक है। कोई MCQ आ जाता है, कोई वैसे पूछ लेता है, तो मेन सोर्स कौन सा है, मेन सोर्स वो है NaHCO3, और H पॉजिटिव आयन का मेन सोर्स कौन है, H2CO3, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो जब हमने इस रिएक्शन को इकट्ठा करके लिखा तो ये देखें हमारे पास ये रिएक्शन बना, कार्बन डाइऑक्साइड मिली वाटर के साथ, तो हमें क्या दिया, H2CO3, ठीक है। H2CO3 डिसोसिएट हुआ, हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ NaHCO3 से क्या आ रहा है, HCO3 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, because of weak dissociation of H2CO3 the H positive concentration is extremely small। तो वो कह रहा है कि वीक डिसोसिएशन होती है H2CO3 की, इस वजह से H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, कम होती है। तो क्या होगा, बेसिक साइड पे हमारा ग्राफ चला जाएगा, तो बेसिक साइड पे जाता है ना। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ पीएच कितनी होती है ब्लड के अंदर, आप सबको पता है, ठीक है, 7.4। तो दिस इज अ लिटिल बिट बेसिक। आगे बढ़ते हैं जी, आगे है जी, अब हमने चेक करना है इस सिस्टम को, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो आइए जनाब, स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं और थोड़ा सा शैतानी करते हैं इसके साथ कि हाँ भाई क्या तो रिएक्शन देता है हमें। आइए, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला बाइकार्बोनेट बफर सोल्यूशन के अंदर, तो क्या हुआ, HCl साहब टूट चुके हैं H पॉजिटिव आयन के अंदर और क्लोराइड आयन्स के अंदर, ठीक है, क्लोराइड आयन के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस की भरमार कर दी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इन H पॉजिटिव आयंस को बाइकार्बोनेट ने अपने साथ बाइंड कर लेना है, ठीक है। HCO3 नेगेटिव ने अपने साथ बाइंड करके क्या बना देना है, H2CO3 बना देना है, ठीक है। तो H2CO3 बना, तो H2CO3 फिर किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे निकाल देते हैं, करके निकाल देते हैं, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो हम इस तरह H पॉजिटिव आयंस जो बड़े हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलीज कर देते हैं बॉडी से। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अच्छा जी, आगे वो लिख रहा है हमारे पास, एज अ रिजल्ट मोर H2CO3 is formed causing increase H2O and CO2 production. From these reaction one can see that H positive from the strong acid HCl react with the HCO3 to, वो अंग्रेजी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। The excessive CO2 greatly stimulate respiration। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सेसिव CO2 हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर तो वो स्टिमुलेट करती है यार किसको, रिस्पायरेशन को, कि सांस ज़्यादा ज़्यादा लो, ठीक है। तो सांस ज़्यादा ज़्यादा लेने से क्या होगा, सिस्टम से CO2 निकलेगी, सिस्टम से CO2 निकलेगी तो क्या होगा, इनडायरेक्टली H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं सिस्टम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम इस सिस्टम को थोड़ा सा और छेड़ते हैं और हम कहते हैं ठीक है जी तुम बड़े शेर हो, तुमने एसिड को तो हैंडल कर लिया, अब हमें तुम बेस को हैंडल करके दिखाओ। तो स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे हम सिस्टम के अंदर, कौन सी, NaOH। आइए डालते हैं। तो NaOH को जब हमने इस सिस्टम के अंदर डाला तो हमारे पास कौन मैदान में आया, H2CO3 मैदान में आया। उसने क्या किया, NaOH को पकड़ा और अपने साथ मिला के NaHCO3 बना लिया प्लस वाटर बना लिया, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब ये NaHCO3 था, ठीक है,
NaHCO3 ये वही भाई साहब हैं जो हमें क्या दे रहे थे, डिसोसिएट होके HCO3 दे रहे थे, HCO3 नेगेटिव दे रहे थे। तो अब आप देखें कि ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, NaOH मिल रहा है H2CO3 के साथ, ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, NaHCO3 के अंदर, ठीक है, जो कि डिसोसिएट होके क्या हमें दे रहा है, HCO3 नेगेटिव। जितना ज़्यादा ये रिएक्शन होता जा रहा है, H2CO3 यानी कि कंसनट्रेशन कम होती जा रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जब ये कम होती जा रही है सिस्टम के अंदर, तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन भी ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है, ड्रॉप कर जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ड्रॉप की तो क्या हुआ, सिस्टम में पीएच क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है, सिस्टम में पीएच क्या हुई, बढ़ गई। तो जब सिस्टम में पीएच बढ़ गई तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्पायरेशन को कम कर रहे हैं, उससे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन फिर से बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अब आप एक बात तो नोट कर लेना, एक बात तो आप लोग नोट करें कि ये जो सिस्टम है बाइकार्बोनेट सिस्टम, ये अकेला वर्क नहीं कर रहा, इसको साथ में दूसरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की भी और किडनीज की भी। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे ये क्यों ज़रूरी है इसके लिए, और सिस्टम्स को भी इसके साथ काम क्यों करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, हम लोगों ने चार्ट की सूरत में आपको दिखाया हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइज इन ब्लड HCO3 नेगेटिव, ठीक है, वो क्यों हुआ वो हमने आप लोगों को पीछे दिखा दिया, ठीक है। जब इसके अंदर इंक्रीज होता है HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर, तो इसको निकालने के लिए रेनल एक्सक्रीशन की जाती है, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीशन की जाती है HCO3 नेगेटिव की, ठीक है। तो इसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा H2CO3 जो है ना हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है, वही तो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिएक्शन कौन कर रहा है, H2CO3 ही तो रिएक्शन कर रहा है मेरे भाई। तो H2CO3 जब रिएक्शन कर रहा है तो उसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है, इस कंसनट्रेशन को पूरा करने के लिए ये रिएक्शन इधर को ज़्यादा चलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, ठीक है। जब इसका इसका लेवल डिक्रीज किया, इट इनहिबिट रिस्पायरेशन को ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमारे पास लिखा हुआ है जी क्वांटिटेटिव डायनामिक ऑफ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, तो जनाब वो लिख रहा है कि ऑल एसिड इंक्लूडिंग HCO3 आर आयोनाइज्ड टू सम एक्सटेंट, तो जितने भी एसिड होते हैं वो आयोनाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं H2CO3 भी आयोनाइज किया H पॉजिटिव आयन के अंदर और HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर। जाहिर सी बात है एसिड है, वीक है, लेकिन करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा तो सही ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट लेने का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट को हम ऊपर रखते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आ गया के नोड, हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट हमने लिख लिया H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय HCO3 नेगेटिव, ठीक है, और नीचे हम लिख रहे हैं एसिड को H2CO3, ठीक है। अब देखें ये हमारा सबस्ट्रेट था और ऊपर हमारे प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे पास आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2CO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन को मॉडिफाई करके यहाँ से H पॉजिटिव आयंस की इक्वेशन बना लेनी है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देखें H पॉजिटिव आयन ऊपर हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने मॉडिफाई किया, H2CO3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गए और HCO3 डिवाइड हो गए, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये खूबसूरत सी इक्वेशन आ गई H पॉजिटिव आयंस के लिए। यहाँ पे आप देखें H2CO3 ऊपर आ गया और HCO3 नेगेटिव नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन से हम H पॉजिटिव आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम से, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग H2CO3 को कैलकुलेट नहीं कर सकते एफिशिएंटली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम मज़ीद मॉडिफाई करके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा तो एक बात हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए, वो क्या, कि हम लोगों ने के नोड को के के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है और क्यों कन्वर्ट करना है, आइए देखते हैं। तो होता ये है कि जो सा हमारे पास के नोड होता है वो होता है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर H2CO3, लेकिन हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड जब लिखा तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि H2CO3
और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो जो सी होती है वो 1:400 होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अगर 400 हैं तो H2CO3 के मॉलिक्यूल 1 होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने के नोड को कन्वर्ट किया है के के अंदर बाय मल्टीप्लाइंग विद 1/400, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसको मॉडिफाई करने का तरीका। अब हुआ ये कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के भी हम लोग प्रेशर को या टेंशन को कैलकुलेट करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन या पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक परेशानी है कि हमें इसका सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03 मिलीमोल पर mmHg, ठीक है। तो इसीलिए हमने इक्वेशन को मज़ीद मॉडिफाई किया, मज़ीद मॉडिफाई करके हम लोगों ने उसके साथ 0.03 भी ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया, आइए ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला किसका, H2CO3 का, हमारे पास ये आ गया इस इक्वेशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई करके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को निकाल लिया, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकल आई हमारे पास। तो जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई तो हम लोगों ने क्या किया, कहा कि H2CO3 जो है वो हमारे पास कैलकुलेट नहीं हो सकते हमसे, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया। उससे हमें क्या करना पड़ा कि के नोड को के के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3 की रेशो जो सी होती है वो 400:1 होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, के नोड को मल्टीप्लाई कर दिया 1/400 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। आगे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम लोग उसका पार्शियल प्रेशर या टेंशन मालूम करते हैं। तो टेंशन को मालूम करने के लिए हमें सोलिबिलिटी कोएफिशिएंट को साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसकी वैल्यू है 0.03। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन की मदद से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं।